हेलो एवरीवन, आप सभी का एक्सेल इन एजुकेशन चैनल में स्वागत है। फ्रेंड्स, यहाँ पर हम तैयारी करते हैं यूजीसी नेट जून 2024 के लिए परीक्षा की जो होने वाली है, इसके लिए हम तैयारी करते हैं पेपर 1 और पेपर 2 एजुकेशन की। ठीक है, तो अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप मेरे बारे में जान लीजिए। मैं वीनू वर्मा आप सभी की यूजीसी नेट की तैयारी कराती हूँ, साथ में पेपर 2 एजुकेशन के लिए। अगर आप इस विषय से कोई भी परीक्षा दे रहे हैं, जैसे कि पीजीटी की, नेट असिस्टेंट प्रोफेसर, इस तरह से कोई भी परीक्षा दे रहे हैं तो आप यहाँ पर जुड़ सकते हैं एजुकेशन सब्जेक्ट से। ठीक है, तो हम यहाँ पर 10 यूनिट को कवर करेंगे, पेपर 1 की भी और पेपर 2 की। तो आज की इस वीडियो में हमारे लिए जानना ये ज़रूरी होता है कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के किस तरह से सवाल करें कि ये सवाल आपके सही हों। 5 सवाल आपको आते हैं, या आपको पता होगा कि 5 सवाल आते हैं और 10 नंबर के ये सवाल होते हैं। तो 10 नंबर आपके लिए बहुत मायने रखता है। ठीक है, कि 10 नंबर को हम कैसे यहाँ पर कोशिश करें कि ये हमें पूरे प्राप्त हो, है ना। तो इसी के बारे में थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। तो अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाता है। और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। ठीक है, और साथ ही साथ यहाँ पर नेट के दोनों पेपर के अलावा मैं यूपीएचईएससी जो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए जीएस का पोर्शन होता है वो भी कवर करवाती हूँ। ठीक है, तो अगर आपके जानने में कोई हो जो कि असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हैं यूपीएचईएससी एडवर्टीजमेंट 51 के लिए, तो यहाँ पर ज्वाइन हो सकते हैं। ठीक है, तो आज हम यहाँ बात करेंगे रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को सॉल्व करने के लिए आपको क्या क्या तरीके अपनाने चाहिए, कौन सी ऐसी ट्रिक्स हैं जिन गलतियों को आप एलिमिनेट कर देते हैं तो आपके ये क्वेश्चन यहाँ से बिल्कुल ईजी वे में सॉल्व हो जाते हैं। ठीक है, तो देखिए रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन अगर हम बात करें तो पढ़ने की बोधात्मक क्षमता, है ना। यहाँ पर आपको क्या है, रीडिंग स्किल आपकी चेक की जाती है। कॉम्प्रिहेंशन मतलब जो भी गद्य है, जो भी आपका पैसेज होता है, इसको आप कितना इजीली पढ़ सकते हो, कितना आसानी से समझ सकते हो, इसलिए ये यहाँ पर दिया जाता है। एक अनसीन पैसेज दिया जाता है जो कि सभी के लिए नया है। ठीक है, इसमें आपकी कोई भी पहले से तैयारी, मतलब कोई भी इसको जानता नहीं कि यही पैसेज आएगा और हर बार कुछ अलग आता है। ठीक है, तो अभी क्या है कि इसको हमें किस तरह से सॉल्व करना है ये सारी चीज़ें समझेंगे और कुछ चीज़ों को आप अपना लेते हैं तो ये क्वेश्चन आपके सही हो जाते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पर देख लेते हैं। तो देखिए सबसे पहले क्या करना है, पैसेज को इफ़िशिएंटली पढ़ना है ना। अब क्या करेंगे कि मतलब क्या पूरा पैसेज हम पढ़ेंगे? अगर इतना बड़ा आता है, मान लो 15-20 लाइन तो कम से कम होती ही हैं, कम से कम की बात कर रहे हैं। वैसे जो अभी एग्जाम में आए थे, मैं अभी आपको दिखाऊंगी भी कि जो दिसंबर में आपका अनसीन पैसेज आया था वो किस तरह का था, तो उसको हम दिखाएंगे कि किस तरह से इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो ये जो पैसेज होते हैं अच्छे खासे बड़े होते हैं, हिंदी और इंग्लिश दोनों में दिया होता है। तो अगर आप हिंदी मीडियम वाले हैं तो हिंदी वाला ही पढ़िएगा। ठीक है, तो यहाँ पर पैसेज के लिए लिखा है कि पैसेज को पूरा पढ़ना है, पूरा नहीं पढ़ना है। शुरू में बिल्कुल पूरा नहीं पढ़ना है। आप शुरू की 3-4 लाइनों को देखिए, पढ़ लीजिए उनको, और लास्ट की 3-4 लाइनों को देख लीजिए। तो शुरू की लाइनों को पढ़ने से क्या है, कुछ आपको कीवर्ड्स ऐसे मिल जाते हैं, वो आपको पता लग जाता है कि ये किस टॉपिक के बारे में बात कर रहा है। ठीक है, तो एक तो आपका टॉपिक के बारे में पता लग जाता है। तो पूरा पैसेज शुरू में ही नहीं पढ़ लेना है। ठीक है, बस खाली 3-4 लाइनों को गौर करिए कि कम्युनिकेशन के बारे में बात हो रही है या इस पैसेज में टेक्नोलॉजी से संबंधित है। ऐसे ही हर बार अलग कुछ थीम होती है। ठीक है, तो आपको उस थीम का पता करना है कि जो इसका सेंट्रल आइडिया है वो क्या है। ठीक है, इसका जो मेन आइडिया है वो क्या चीज़ है। उसके बाद क्या करना है, अब आपको क्वेश्चन में जाना है। पूरा पैसेज नहीं पढ़ना है। ठीक है, पूरा पैसेज बिल्कुल नहीं पढ़ना है, आपको 3-4 लाइन ही पढ़नी है और उसी में ही बहुत सारी चीज़ें आपको समझ में आ जाती हैं। ठीक है, 1-2 क्वेश्चन आपको 3-4 लाइन में शुरू वाले में ही मिल जाते हैं और लास्ट वाले में भी आपको कुछ 1-2 क्वेश्चन मिल जाते हैं। ठीक है, तो ये बताते हैं कैसे करना है। तो फिर आप प्रश्नों पे आते हो। आप प्रश्न देखिए और प्रश्न को ध्यान से पढ़ लीजिए। ठीक है, उनके ऑप्शन पे भी एक बार नज़र डाल लीजिए और फिर आइए आप उस पैसेज में, है ना। अब उस पैसेज में उन प्रश्नों के जो कीवर्ड्स हैं उनको रिलेट करके आपको वहाँ पैसेज में से ढूंढना है। ठीक है, तो ये तो हो गई, अभी करके भी देखेंगे। तो अब इससे क्या होगा कि यहाँ पर आप जो प्रश्न है ना उससे ये समझ लेंगे कि उसका मेन आइडिया क्या है, वो किस बारे में बात कर रहा है, डिटेल क्या है ना। तो इस तरह से जब आप क्वेश्चन को पढ़ के और फिर आते हो पैसेज में तो आप उस कीवर्ड्स को यहाँ ढूंढने का प्रयास करते हो। ठीक है, तो इससे आपके लिए ईजी हो जाता है। नहीं तो आप क्या करोगे, पहले पूरा पैसेज पढ़ोगे, फिर क्वेश्चन में आएंगे, तब तक हम भूल जाएंगे कि पैसेज पढ़ा ही क्या था, है ना। तो ये चीज़ नहीं करनी है। ठीक है, तो यहाँ पर जब आप पैसेज पढ़ते हो, मतलब 2-3 लाइन जब पढ़ लेते हो या क्वेश्चन पढ़ के फिर आते हो तो आपको मेन आइडिया पता लगता है और उसके बाद में जो बीच की लाइनें होती हैं वो सपोर्टिंग आइडिया वहाँ होता है। ठीक है, तो आपको एक जो है सेंट्रल आइडिया मिल जाता है और उससे जो सपोर्टेड होते हैं वो सारे आइडियाज़ बीच में होते हैं। ठीक है,
तो जब उस तरह के क्वेश्चन आएंगे तब आप बीच में जाओगे, और जाना कैसे है, उन्हीं कीवर्ड्स को उठा के ही जाना है, ठीक है। ये चीज़ें हो जाती हैं। अब यहाँ पे स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन आपको लेनी है। कैसे लेनी है, तो यहाँ पर पूरा अनुच्छेद को दोबारा पढ़ने के बजाय प्रश्न से संबंधित अनुच्छेद के जो भी रेलिवेंट मतलब टॉपिक्स हैं या उसकी जो चीज़ें हैं उन्हीं को आपको यहाँ पर लोकेट करना है ना। तो स्कैन करना है, मतलब एक तरह से स्कैनिंग आप करते हो कि लोकेट रिलेवेंट सेक्शन ऑफ द पैसेज रिलेटेड टू ईच क्वेश्चन क्विकली। जब आपने क्वेश्चन देख लिया ना तो आप यहाँ पर देखोगे, क्योंकि पैसेज तो बहुत बड़ा है, 4-4 लाइन आप इस तरह से, या पैसेज कई बार अलग अलग पैराग्राफ में भी बटा होता है, अभी दिखाती हूँ आपको किस तरह से। तो फिर आपको यहाँ पर उन पैसेज, उसी पैसेज में जाना है उस कीवर्ड्स के माध्यम से, ठीक है। तो इस तरह से आप जो रेलिवेंट सेक्शन होता है आप वहीं पे जाके उसको ढूंढने का प्रयास करोगे, है ना। तो ये हो जाते हैं आपके, ऐसे ही आपको स्टार्ट करना है। और इसका जो सबसे अच्छा तरीका है, आपको पढ़ने की हैबिट कहाँ से लगेगी, तो आप अभी से न्यूज़पेपर में एडिटोरियल जो आता है ना, संपादकीय, उसको आप पढ़ना शुरू कर दीजिए, ठीक है। तो वहाँ से आपको क्या है, रीडिंग हैबिट आपकी डेवलप हो जाती है, आपको कुछ कॉन्सेप्ट भी आपके समझ में आने लगते हैं कि अच्छा, और फिर स्पीड भी बढ़ जाती है ना। तो इस तरह से ही बस करिए। और या तो फिर ऐसा कर सकते हैं कि अगर आपको ये सब कुछ नहीं करना है तो आप हर बार के कुछ अनसीन पैसेज को उठाइए, एक दिन में एक कम से कम, है ना। डेली आप जो है एक जो है पैसेज सॉल्व करिए, ठीक है। तो इस तरह से क्या होगा कि आपकी प्रैक्टिस भी बनेगी और आपके पढ़ने के लिए ईजी हो जाएगा। तो मतलब स्पीड अच्छी हो जाती है, क्योंकि जो 10 नंबर होते हैं इनमें से अगर आपके 5 नहीं भी सही हो ना, तो अगर 4 भी सही हो जाते हैं तो भी 8 नंबर मायने रखते हैं, है ना। और क्वेश्चन इतनी ज़्यादा टफ नहीं आता है, बस क्या कर रहा है अभी एनटीए कि वो लेंदी बनाता जा रहा है। अब कहाँ से इतने मतलब टफ क्वेश्चन तो नहीं लाएगा, लेकिन वो जो होते हैं वो पैसेज में ही होते हैं। और इस तरह से इनके अलग अलग टाइप्स होते हैं क्वेश्चन के। तो टाइप्स हम देख लेते हैं किस तरह से। तो देखिए, कुछ तो सिंपल होते हैं, ठीक है, कुछ डायरेक्ट ही पूछ लिए जाते हैं। तो डायरेक्ट इस तरह से कम मिलेगा कि सीधा सीधा वर्ड्स उठा के पूछ ले, लेकिन आ भी जाते हैं। और कई बार आपके इंट्रोगेटिव टाइप के होते हैं, जैसे कि प्रश्न क्यों, कहाँ, कैसे। तो ये वाले जो आपकी कीवर्ड्स होते हैं, इन्हीं को उठा के आपको वहाँ पैसेज में ढूंढना है। तो ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं, ठीक है। फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन भी आ जाते हैं कई बार, जैसे कोई पैसेज दिया है। कुछ इनडायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं जिसमें ये कहता है कि लेखक क्या कहना चाह रहा है ना। तो यहाँ पे ऑथर जो है ना, वो इस पैसेज के बारे में क्या कहना चाह रहा है, क्या संदेश देना चाह रहा है, इसका शीर्षक क्या हो सकता है। तो इस तरह के सवालों को आप बाद में हल करिएगा, है ना। आपको ये सारी चीज़ें ना बाद के पैसेज में मिलती हैं, जो पैसेज की लास्ट की लाइनें होती हैं वहाँ पे ये सारे प्रश्न मिलते हैं, ठीक है। अगर ये कहा जाता है कि पैसेज क्या कहना चाह रहा है तो वो बीच में भी हो सकता है। तो इन क्वेश्चन को आप बाद में अटेम्प्ट करिए, क्योंकि इससे पहले जब आप और क्वेश्चंस को हल कर लेते हैं ना, तो आप कम से कम पैसेज को लगभग आधा तो पढ़ ले जाते हैं, है ना। तो 2-3 अगर क्वेश्चन आपने कर लिए तो उस पैसेज के बारे में आप बहुत सारी चीज़ों को जान लेते हैं। तब इस तरह के क्वेश्चन कि वो क्या संदेश देना चाह रहा है ना, इसके माध्यम से क्या संदेश देना चाह रहा है, या इसका शीर्षक क्या हो सकता है, तो ये सारी चीज़ें। तो यहाँ पर देखिए, थीम ऑफ पैसेज पूछ लेता है, मेन आइडिया ऑफ पैसेज पूछ लेता है। तो इस तरह के प्रश्नों को आप बाद में हल करिए, है ना। उससे पहले जो बाकी क्वेश्चन है उनको कर लीजिए, ठीक है। वोकैबुलरी बेस्ड भी आते हैं, जैसे कि कुछ उसके समानार्थी शब्द हैं या कुछ उस तरीके से, है ना। तो यहाँ पर ये जो है इस तरह के क्वेश्चन भी आते हैं। तो आपको क्या करना है, ऐसे ही बिल्कुल कीवर्ड्स, मतलब उसमें ये अपना नहीं है, आपको सोचना है कि पहले हम मीनिंग निकालें, जैसा वर्ड्स पूछ रहा है वैसा ही उठा के, और बस आपको क्वेश्चन के की पॉइंट से उठा के और पैसेज में ही आना है और बस देख लेना है, ठीक है। सजेस्ट टाइटल के लिए भी ऐसे कह देता है कि इसका टाइटल क्या हो सकता है, उसमें भी आपको 4 ऑप्शन देते हैं। और अभी दिसंबर का जो पैटर्न था, इसमें कुछ स्टेटमेंट के भी सवाल पूछे जा रहे हैं, ठीक है। तो उसको हम देख लेते हैं कि किस तरह से उन्हें करना है। तो आपको इन सवालों को हल करते समय अपना बुद्धि नहीं लगाना है, बस जो क्वेश्चन दिया है उसमें जो टर्म्स, कुछ ऐसा स्पेसिफिक टर्म्स आ रहा है, उसी को उठा के आप पैसेज में आइए, उसको पढ़िए। अगर इस तरह के पूछता है क्यों, कहाँ, कैसे, तो इसके लिए आपको फिर उसी पैसेज में आना है, उन्हीं 4-5 लाइनों में आना है और वहाँ से निकालना है, ठीक है। तो पहले क्वेश्चन को पढ़ना है, उसको समझना है कि ये किस रेफरेंस में बात कर रहा है, और फिर आपको पैसेज में उन्हीं चीज़ों को ढूंढना है। तो इस तरह से क्या है ना, ज़्यादा जो है आपके चांसेस होते हैं कि ये क्वेश्चन गलत नहीं होंगे, ठीक है। तो ऐसे आपको यहाँ पर सॉल्व करना है। अब देख लेते हैं, देखिए ये जो क्वेश्चन है ना, पैसेज है, मतलब ये आपका 12 दिसंबर के एग्जाम आया था शिफ्ट सेकंड में, ठीक है। अब यहाँ देखिए, इसमें हमने जैसे शुरू के लाइनों में पढ़ लिया है ना, अभी इसके क्वेश्चन भी दिखाते हैं। 1947 में विभाजन का दंश झेलने वाले हजारों दिल्ली वासियों के लिए दिल्ली के दारा शिकोह पुस्तकालय भवन में भारत के विभाजन पर विश्व के द्वितीय संग्रहालय में भ्रमण करना स्मृति की वीथियों में चलने जैसा होगा। तो ये कहीं ना कहीं क्या हिस्ट्री की बात हो रही है, दारा शिकोह की बात हो रही है,
और म्यूजियम की बात हो रही है। इतनी चीज़ें आपको समझ में आ गई इन 3-4 लाइनों से, है ना। अब हम यहाँ पर इसको पूरा नहीं पढ़ेंगे और बाकी ये है हिस्सा, तो यहाँ पर देख लिया। अब इसमें कुछ क्या है, लास्ट की लाइनें देखिए, तो इसमें क्या है, संघर्ष की भी बात हो रही है ना, संघर्ष को चित्रित किया, मतलब कहीं ना कहीं एक आपके सामने पैटर्न को बताया गया है कि उस समय का क्या चीज़ें थी, कैसे थी। ठीक है, अब हम आते हैं क्वेश्चन में। सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ लीजिए। इसमें कह रहा है दिल्ली के दारा शिकोह पुस्तकालय भवन में भारत की विभाजन पर संग्रहालय। तो दारा शिकोह पुस्तकालय भवन और भारत के विभाजन पे, है ना। तो यहाँ पर देखिए ये किस तरह से बात कर रहा है, दारा शिकोह पुस्तकालय भवन में भारत के विभाजन पे विश्व के द्वितीय संग्रहालय, है ना। तो एक आपको यहाँ पे मिल गया, मैंने कहा था। तो ये देखिए अभी का है क्वेश्चन, है ना। तो इस तरह से यहाँ पर आप देख लेते हो कि किस में आएगा, द्वितीय वाला कहाँ पे आ गया ऑप्शन, तो प्रथम हो गया, ये नहीं होगा, है ना। तो ऐसे आप एलिमिनेट कर दो और यहाँ पर जो है दूसरे की बात हो रही, तो द्वितीय संग्रहालय आपका सेकेंड पार्टीशन हो जाता है ना। तो ये हो गया। तो ऐसे ही आपको क्वेश्चन उठा के और फिर आना है। अब यहाँ देखिए ये स्टेटमेंट का सवाल है, इसमें कह रहा है दारा शिकोह पुस्तकालय में संग्रहालय विभाजन के दंश को दर्शाने की कोशिश करता है। तो यही चीज़ कही है ना, तो पहला स्टेटमेंट तो बिल्कुल सही है। दूसरा कह रहा है पुनर्वास विस्थापित प्रवासियों के लिए संघर्ष नहीं था, तो ये भी हमने देखा था। यहाँ पर देखिए पुनर्वास की बात हो रही है और कहीं पर भी नहीं हो रही है। देखिए पुनर्वास, है ना, इस कीवर्ड्स को हमने उठाया, ये हमको यहाँ मिला, लेकिन यहाँ पर कहीं पर भी नहीं है ना। तो यहाँ पे देख लेते हैं, पुनर्वास आसान नहीं था और मुंशी द्वारा बनाए गए काष्ठ के गिरे पड़े घर के माध्यम से संघर्ष को चित्रित किया है। ये नहीं कह रहा है कि संघर्ष था ही नहीं, है ना, इसमें तो यही कह रहा है कि संघर्ष नहीं था, तो ये गलत हो गया, है ना। अब इस तरह से आपको सवाल हल करने हैं, ठीक है। तो आप देखिए स्टेटमेंट के सवाल है ना। तो यहाँ पर पहला सही हो गया और दूसरा जो है गलत हो गया। इसमें आप देख सकते हैं कौन सा सही है, तो यहाँ पे सी ऑप्शन ये कह रहा है कि फर्स्ट इज करेक्ट बट सेकेंड इज इनकरेक्ट, है ना। ऐसे सवाल आपको हल करने हैं। तीसरा कह रहा है, और वही आंसर भी होते हैं, ये लास्ट में ही आपको दिया होता है 46, 47, 48, है ना, ऐसे। तो इसमें 5 सवाल आपके रहते हैं। अब यहाँ पर कह रहा है देखिए, निम्नलिखित में से काष्ठ निर्मित अश्व की कलाकृति के बारे में कौन से कथन सही हैं। अब यहाँ एक बार कथन पे भी देख लीजिए कौन कौन से ऑप्शन दे रखे हैं। अश्व लोगों के समान से लदा है, कुट्टी, है ना। तो अब यहाँ पर देख लिया आपने, है ना, ऐसे जल्दी जल्दी करके पढ़ लिया। तो हमें बात करना है किसमें, काष्ठ निर्मित अश्व की कलाकृति। फिर से हम आएंगे, यही चीज़ें आपको वहाँ पे भी करनी है ना, स्क्रॉल तो करना ही पड़ेगा। काष्ठ वाली बात हो रही है, तो यहाँ देख लेते हैं। इसमें देखिए यहाँ पर तो कहीं पर भी ऐसा कुछ नहीं आ रहा है, काष्ठ वाली बात यहाँ पे आ रही है ना, कि कश्मीरी कलाकार वीर मुंशी द्वारा कुट्टी, है ना, शैली में बनाई गई कंकाल और अस्थियों से लदे घोड़े की काष्ठ कलाकृति, है ना, ये विस्थापन के दौरान लोगों के दर्द को बयां करती है। ठीक है, तो यहाँ पर लोगों के दर्द को बयां कर रही है, क्या है, काष्ठ कलाकृति है। और कैसी है, अस्थियों से लदे घोड़े की, है ना। तो वापस न जाने का निर्णय करने वाले दिल्ली के निवासियों ने कुछ एक ऑडियो विजुअल क्लिप में अपने अनुभव में जो कहा, आज़ादी के दिन उनके साथ क्या हुआ, ये सब बताया, है ना। तो इसमें ये सारी चीज़ें आपको मिल गई। अब आप आइए फिर से इसमें आते हैं। यहाँ पर देखिए तो कौन कौन सी चीज़ें यहाँ सही हो सकती हैं। तो देखिए अब ऑप्शन, अब यहाँ पर देखिए ये जो है कुट्टी शैली में बनाया है, ठीक है ना। और ये यहाँ पर देखिए जो ऑप्शन दिए हैं ना, इसमें गिरे हुए अश्व की बात कहीं नहीं हुई है, तो इसको आप एलिमिनेट कर दो, ठीक है। ये वाला ऑप्शन आपका नहीं होगा। अब जहाँ पर भी डी है ना, इसको एलिमिनेट कर दो, ये वाला हट जाएगा। और डी कहाँ पर है, ये वाला हट जाएगा, है ना। अब देखिए अब आपको इस तरह से ऐसे ही एलिमिनेट करके और फिर आंसर को निकालना है। इससे क्या होगा, आपका समय बचता है, ठीक है। अब यहाँ पर देख लीजिए कौन कौन से ऑप्शन हो सकते हैं। अब हमको बी, सी और ई में ही देखना है। डी वाला तो हट गया, है ना, ए वाला भी इसके साथ ही गया। यहाँ पर देख लीजिए ए वाला हट गया, तो ए वाला तो हट जाता है। अब यहाँ पर बी भी होगा, है ना, सी होगा, कश्मीरी कलाकार ने बनाया है, और विभाजन के समय विस्थापन के दौरान लोगों के द्वारा अनुभूत पीड़ा को, है ना, तो कहीं ना कहीं संघर्ष को दर्शाता है। तो ये वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, बी ऑप्शन, ठीक है। इजी हो गया ना आपके लिए, कितना आसान है। 10 नंबर हमारे कहीं नहीं जाते हैं, ऐसे ही 10 नंबर यहाँ से, और ऐसे ही मैथमेटिकल एप्टीट्यूड और आपके DI वगैरह से, ठीक है। तो ये हो जाता है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, युवा पीढ़ी के लिए इतिहास महत्वपूर्ण क्यों है ना। तो अब इसमें युवा पीढ़ी के लिए बात हो रही है, इतिहास की बात हो रही है। फिर से हम पैसेज पे आएंगे, यहाँ पर देख लेते हैं। ये देखिए युवा पीढ़ी की बात हो रही है, तो युवा पीढ़ी की यहाँ पर तो कहीं बात नहीं है, है ना। युवा पीढ़ी, इसमें देखिए यहाँ पर युवा पीढ़ी ये दे रखा है ना, इस पैसेज में आ रहा है। तो इसमें यहाँ पर देखिए युवा पीढ़ी के लिए कह रहा है, तो इस संग्रहालय का उद्देश्य क्या है, लोगों को उनके अतीत से जोड़ना,
तो पहला एक ये अतीत वाली बात हो रही है। आगंतुकों में, है ना, आगंतुकों से संबंधित है। कला और सांस्कृतिक विरासत, है ना। इतिहास महत्वपूर्ण है, युवा पीढ़ी को अतीत से सीखना चाहिए और गलतियों को दोहराना नहीं चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि विभाजन के दौरान लाखों लोग मारे गए और विस्थापित हुए तथा लोगों को स्मरण रखने की आवश्यकता है कि ऐसी हिंसा कदापि ना हो। तो अब यहाँ देख लीजिए, इसमें हिंसा से संबंधित बात है, आगंतुकों की बात है ना, सांस्कृतिक विरासत से बात है। तो इस तरह से आपने कुछ थोड़ा सा चीज़ों को सार समझ लिया। अब हम ऑप्शन में आएंगे, इनको फिर देखेंगे। यहाँ पर, यहाँ देखिए, तो इसमें यहाँ पर देखिए, लोगों को अतीत से जोड़ने के लिए, ठीक है। अतीत में की गई गलतियों को नहीं दोहराने के लिए, हाँ ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर इसमें देखिए जो डी ऑप्शन है, ये क्या कह रहा है, अतीत को याद रखने और दर्द लेने वाले व्यक्तियों से प्रतिशोध लेने के लिए नहीं, क्या बदला लेने की बात कही गई है, नहीं। तो ये वाला ऑप्शन आपका ये कट जाता है, ठीक है। डी ऑप्शन को आप एलिमिनेट करिए, यहाँ से कर दिया, ये वाला ऑप्शन कर दिया, और कौन सा है, ये वाला कर दिया, ठीक है। तो अब 50-50 वाला चांस हो गया, है ना, ये कट गया और ये कट गया। अब आपको देखना है, अब हमारे पास सी डी बचे, तो ये ज़्यादा आसान है हमको सेलेक्ट करना। तो इसमें देखिए, ये जो आपका ऑप्शन है ना, कौन सा सही होगा, यहाँ पर देखिए ए बी, है ना, ए वाला है अतीत से जोड़ने के लिए, बी भी है गलतियों को दोहराना नहीं है, अतीत से सीखने के लिए, डी को तो हटा ही दिया, और ई भी होगा स्मरण में रखने के लिए कि ये हिंसा कभी रिपीट नहीं होनी चाहिए, है ना। तो ये सारी, ये वाला आपका ऑप्शन सही हो जाता है ना। खाली 2 ऑप्शन तो होगा नहीं, है ना, जब इतनी सारी बातें कही गई हैं। अब उसके बाद नेक्स्ट है जो 50वां है, यहाँ पर ये कहता है विभाजन संबंधी संग्रहालय किसके लिए मूल्यवान है, किसके लिए मूल्यवान है। तो यहाँ पे अभी आपने पढ़ा था, कहीं पर भी गणितज्ञ की बात नहीं आई है ना, ये तो अभी हमने इस पैसेज में ही पढ़ा था। आगंतुकों की बात हुई थी, युवाओं की बात हुई थी, ना हो तो आप फिर से यहाँ देख सकते हैं, ठीक है, थोड़ा सा पलट के। तो इसमें यहाँ देखिए, यहाँ कहीं भी गणितज्ञ की बात नहीं हुई थी, है ना। तो इसमें आपने देखा आगंतुकों की बात थी और युवाओं की बात थी, सांस्कृतिक विरासत की बात थी, अतीत की बात हुई है, पर कहीं गणितज्ञ की बात नहीं आई है ना। तो अब हम फिर से आएंगे यहाँ पर और यहाँ देखेंगे, तो इस वाले ऑप्शन को आप एलिमिनेट कर दीजिए, ठीक है। सी ऑप्शन जहाँ जहाँ है इसको हटा दीजिए, क्योंकि वो है ही नहीं ऑप्शन में। अब फिर आपके पास 2 ही ऑप्शन बचे, तो इसमें क्या हो जाएगा, विजिटर्स की बात हुई है, युवाओं की बात हुई है, और विभाजन का दंश झेलने वालों के लिए भी बात हुई है, और आपका इसकी भी बात हुई है, विभाजन के अनुभव वाले लोग। तो आपका ये वाला ऑप्शन सही हो जाता है, ठीक। तो ये कट गया, ये कट गया, अब आपका ए बी डी ई, है ना। तो ये इस तरह से आसान हो जाता है, ठीक है। अब ऐसे ही एलिमिनेशन टेक्निक को आप कहेंगे, आप लोग कमेंट करके बताइए कि आपको ऐसे ही एक पैसेज मैं आपको टेलीग्राम पे देती जाऊं, या फिर आप जो है जिस तरह से भी करना चाहें, अगर आपके पास हैं तो आप उस तरह से कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपके पास PYQs हैं तो आप वहाँ से कर सकते हैं, ठीक है। तो ठीक है फ्रेंड्स, कैसा लगा, अगर इस तरीके से आप करते हैं तो आपके बिल्कुल सवाल सही होंगे। आप 1-2 करके देखिएगा, तब फिर मुझे कमेंट करिएगा कि मैम आपने जो बताया था वो सही था, ठीक है। तो अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दें। और देख लेते हैं, अब देखिए यहाँ पर आपने जो आपने आंसर लगाए उनको एक बार चेक कर लीजिए कि हाँ सही है ना। तो ये एलिमिनेशन टेक्निक से आप इसको देख सकते हैं, ठीक है। और प्रैक्टिस करिएगा टाइम मैनेजमेंट के लिए, क्योंकि टाइम बहुत कम रहता है, 1 घंटे में ही आपको 50 क्वेश्चन करने होते हैं, है ना। तो इस तरह से आप यहाँ पर ऐसी तैयारी से करिएगा, और आपका ये 10 नंबर तो कहीं नहीं गए हैं, है ना। बिल्कुल आज से शुरू करिए, प्रॉमिस करिए कि आज से आप लोग करेंगे और इसी स्ट्रेटजी के साथ करेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। तो वीडियो पसंद आई, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर करिएगा। मिलते हैं एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के साथ। और हाँ, PYQs की सीरीज़ मैं करवा रही हूँ टेलीग्राम टेलीग्राम पे तो वीडियो आपको मिलती है, और जो प्लेलिस्ट में PDF जो है वहाँ पर प्लेलिस्ट में आपको सारी चीज़ें वीडियोस जो है सारी मिलेंगी, और PDF भी आपको प्रोवाइड कर दी जाएंगी टेलीग्राम पे, ठीक है। तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।